नमस्कार दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल 12 जीनियस कोचिंग पर। जैसा कि देखिए, हमने ऑफलाइन बच्चों को, सभी बच्चों को से वादा किया था कि आज के दिन हम आपका जो जो भी पेपर होता है, जो टेस्ट होता है ऑफलाइन में, उसको हम ऑनलाइन डिस्कशन देंगे। और जो लोग ऑफलाइन में नहीं हैं, हमारे यहाँ साथ जुड़े नहीं हैं, उनको अगर डिस्कशन चाहिए तो 12 जीनियस कोचिंग के टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, उनको अगर ये डिस्कशन चाहिए तो आप 12 जीनियस कोचिंग के टेलीग्राम ग्रुप पे 12 जीनियस कोचिंग का टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है। इस ग्रुप पे आप लोग जुड़ जाइए। इस पे आपको ये पेपर पूरा मिल जाएगा, जो भी पेपर होते हैं, टेस्ट पेपर होते हैं, वो सारे मिल जाएंगे। और उनका लाइव डिस्कशन आपको सैटरडे को, हर सैटरडे को 10 बजे मिलेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसी के साथ बगैर समय खराब किए हुए अपने क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। कह रहा है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 800 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में इतनी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए भाई, तो हम लोग को क्या करना है, ये क्वेश्चन आपको मिल ही गया होगा, ठीक है। मैं इधर किनारे कर दे रहा हूँ, फिर चलता हूँ। फिर आपका डिस्कशन करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे इसने कहा कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से 800 रुपये की धनराशि कितने वर्षों में 9,926.6 रुपये। तो देखिए, आपका प्रिंसिपल था 800 रुपये और अमाउंट हुआ है 926.1 रुपये, ठीक है। अब ब्याज की दर कह रहा है अर्धवार्षिक देय है, तो सबसे पहले आपको करना है कि अगर ब्याज की दर अर्धवार्षिक देय है, ठीक है, तो हमको देखना है कि एक साल में कितनी छमाही आएंगे, कितने अर्धवार्षिक आएंगे। तो आप कहोगे कि भाई 2 आएंगे, यानी कि ब्याज की गणना एक साल में 2 बार होगी। तो दर को तुरंत बटे 2 कर दो, ये 5% हो जाएगी। और जो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग होगी, वो जो भी टाइम था उसका गुणा 2 कर देंगे, ये नंबर ऑफ कंपाउंडिंग आएंगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, डायरेक्ट भी तरीका है, तो आपका इससे भी तरीका, जैसे 5% से आप फ्रैक्शन बनाओ, तो ये 5/100 लिखेंगे, इसको कैंसिल करेंगे 1/20, ठीक है, यानी 1/20 आपका इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसमें ये प्रिंसिपल हो जाता है और ये इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, आप कहोगे 21 हो जाएगा। प्रिंसिपल आपका कितना है, 20 है, ठीक। तो आप बना लो एक हिस्सा अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का, तो ये बना 21/20। अब कह रहा है इसकी पावर कितनी कर दें कि ये हिस्सा बन जाए अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल का, ये बटे 800, ठीक है। पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया। तो इस वाले पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 21/20 की पावर n बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 21 का क्यूब है और ये 20 का क्यूब है, 21 और 20 का क्यूब है, इसकी पावर 3 लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी आ गई, 3 आ गई, ठीक है। नंबर ऑफ कंपाउंडिंग अगर 3 है तो नंबर ऑफ ईयर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 3/2, यानी कि आपका उत्तर होगा 1.5 वर्ष। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसके अलावा भी चेक करने के और भी तरीके हैं, इसको देखते हैं। नीचे में जो लिखा है, ये क्या लिखा है, 800, ये देखिए डायरेक्ट लिखा है, 20 का क्यूब लिखा है, ऊपर चेक करने की जरूरत नहीं। अगर ये क्यूब है तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग आपकी 3 वर्ष आ जाएगी। इस तरह से डायरेक्ट आप इस सवाल को कर सकते हो। मैंने आपको पूरा डिटेल भी बता दिया है, ठीक। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। ये क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है किसी 100 मीटर की एक दौड़ में
100 मीटर की एक दौड़ में कमल विमल को 5 सेकंड से हरा देता है। यदि कमल की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो विमल की चाल क्या होगी। ठीक है, क्लियर भाई। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है, जैसे इसने कहा कि कमल की चाल, ठीक है, कमल की जो चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें तो 18 गुणे 5/18 कर लें तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा। तो आप कहोगे 5 मीटर पर सेकंड चाल है भाई। ठीक, 5 मीटर पर सेकंड चाल से 100 मीटर दूरी कितने समय में तय कर लेगा। ठीक, तो टाइम कहोगे भाई आएगा 20 सेकंड। ठीक, यानी कमल को लगा कितना, 20 सेकंड लगा। और कमल विमल को 5 सेकंड से हरा देता है, यानी कि विमल को कितना लगा होगा दोस्तों टाइम। जब कमल का 20 सेकंड है तो विमल का कितना होगा, 20 + 5 यानी 25 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो 25 सेकंड का समय लगा 100 मीटर के लिए। तो 1 मीटर के लिए यानी चाल क्या हो जाएगी इसकी, तो आप कहोगे 4 मीटर पर सेकंड। लेकिन आप देखो भाई यहाँ ऑप्शन आपके किलोमीटर पर आवर में है, तो आपको तुरंत इसको कन्वर्ट करना है 18/5 करके। तो ये आएगा 72/5 या 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी चाल आ जाएगी। ठीक है, तो आपका इस तरह से इसका ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है भाई, क्लियर। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, और हम लोग डायरेक्ट चलते रहते हैं बगैर किसी विराम के, बगैर किसी बकवास के हम लोग बस अपना काम करते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चलने वाले आदमी को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल देखिए, ये ट्रेन आपकी जा रही है और इधर से ये आदमी आ रहा है। इसकी चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा होगी, और इसकी लंबाई है 240 मीटर। टाइम दिया है आपको 10 सेकेंड। ठीक है, तो आपको करना क्या है भाई। ठीक है, कुछ नहीं करना है। ये आपको पता है कि जब विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड निकालनी होगी, और इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, x + 3। अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कहा है ना, रेलवे लाइन के साथ साथ विपरीत दिशा में चल रहा है। विपरीत दिशा में चलने का मतलब है कि अपोजिट डायरेक्शन है, और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में जो आपकी स्पीड है वो जुड़ जाती है, तो दोनों की चालें जुड़ लिया। चाल बराबर क्या होता है, दूरी। अब ट्रेन आदमी को पार कर रही है तो दूरी कितनी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर चलेगी। ठीक है ना, ठीक, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। तो लंबाई है 240, और कितने समय में चल जा रही है, 10 सेकेंड में, भाग लगा दिया। अब यहाँ पर भी एक दिक्कत है, ये मीटर और ये सेकंड था और ये किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको 18/5 और कर लेंगे। ठीक, 0 से 0 खत्म, तो ये आएगा 18 × 4 = 72 के 2, 7 18 दूना 36 और 7 43/5। तो 5 8 40, 5 6 30 और 5 4 20। तो x + 3 बराबर इतना आया, तो x बराबर कितना होगा, 86.4 - 3। तो आप कहोगे भाई 83.4 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की चाल आ गई। ये इस तरह से आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक नाविक धारा के अनुदिश 5 मिनट में 1 किलोमीटर की गति से 1 किलोमीटर की गति से तथा धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर की गति से नाव खींच सकता है। ठीक है, अब देखिए, धारा अगर मान लें कि शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल x मान लें, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, और धारा की चाल मान लें y। धारा की चाल कितनी मान लें दोस्तों, y किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
तो अब धारा की दिशा में क्या चाल होगी, x प्लस वाई। बोट एंड स्ट्रीम में धारा के दिशा में चाल जुड़ती है और धारा के विपरीत दिशा में चालें घटती हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी x प्लस वाई। अब x प्लस वाई चाल हो गई। चाल बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी 1 किलोमीटर है और समय है 5 मिनट। मिनट को बटे 60 कर लेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा तो 60 बटे 5 आ जाएगा, या इसको लिखेंगे हम लोग 12 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा x माइनस वाई दिया है कि भाई वो 6 किलोमीटर जाता है 1 घंटे में, यानी चाल होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको x प्लस वाई पता है 12 और x माइनस वाई पता है 6। हमसे पूछा क्या है, धारा की चाल y। ठीक, तो y पूछा है तो इसमें पहले वाले से दूसरी माइनस कर देंगे तो ये सारे साइन चेंज, ये कैंसिल, तो 2y बराबर 6, तो y बराबर आपका आ गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना है क्या दोस्तों, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी चाल हो गई। इस तरह से पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कुछ नहीं है सवाल में, ए करता है 1/3 काम कितने दिन में, 5 दिन में। तो पूरा एक काम कितने दिन में करेगा, तो आप कहोगे भाई 5/1/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो लिख जाएगा 5 गुणे 3 यानी 15 दिन में। ठीक, इसी तरह से बी करता है 2/5 भाग कितने दिन में, 10 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 10 गुणे 5/2, ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये आएगा 25 दिन में। ठीक, तो अब देखो ए करता है 15 दिन में और बी करता है 25 दिन में। काम एक मान लेते हैं, काम मान ले 75 था। काम ऐसा मानेंगे जो दोनों के दिनों से डिवाइड हो जाए। तो 75 काम था, 15 दिन में करता तो 1 दिन में करेगा 5, और ये 1 दिन में कितना करेगा बताओ भाई, ये 1 दिन में कितना, ये 1 दिन में 5 करेगा तो ये 1 दिन में कितना करेगा 3। ठीक है, तो अब 75 काम है आपके पास, दोनों मिल के करेंगे तो ये 5 और ये 3, तो टोटल काम कितना होगा 8 1 दिन में। तो समय कितना लगेगा, 9 सही 3/8 दिन। ठीक है, यानी कि जो आपका ऑप्शन इसका होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्लियर भाई। तो इसी तरह से बगैर विलम्ब की हम चलते रहते हैं आगे। कम समय में ज़्यादा काम करना है, बहुत पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, अब देखिए इसने क्या कहा कि 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ठीक है, पूरा कर सकते हैं, तो उससे दोगुने काम कार्य को, ये कार्य है भाई हर जगह राम में मिसप्रिंट हो गया है, दोगुने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, हम लोग इसको करेंगे M1 T1 T1 W2 बराबर M2 D2 T2 और W1। ठीक, यहाँ पर M1 मतलब पहले कंडीशन का आदमी, T1 पहले कंडीशन का टाइम, प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है। ठीक है, और D1 मतलब पहले कंडीशन का दिन, यही सब दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे भाई, ठीक है, अब करेंगे क्या, इस यहाँ जो कुछ भी दिया है वो देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन में आदमी कितने थे 7, दिन कितने थे आपके 12। ठीक, और कार्य पहली कंडीशन का कितना था, पहली कंडीशन का कार्य उधर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ये x मान लेते हैं, तो दूसरी कंडीशन का क्या होगा 2 गुना यानी 2x हो जाएगा। ठीक है, अब M1 M2 चाहिए, मतलब कितने एडिशनल हैं। ठीक, तो मान लो y, टोटल y चाहिए हो गया। अभी कितने दिन में करना है, 8 दिन में पूरा करना है। तो x से x कैंसिल, 2 से 4 बार, 4 से 3 बार, तो y बराबर आ गया 7 त्रिक 21। पूछा है एडिशनल आदमी, तो अतिरिक्त कितने हुए, इसमें से 7 माइनस कर दो तो बचा कितना 14, यानी एडिशनल आदमी कितने चाहिए होंगे 14। तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन सही होता है। अगला सवाल देखते हैं भाई। देखिए स्पीड कुछ तेज है हमारी, शायद मुझे ऐसा लगता है, लेकिन
समझने का प्रयास करिएगा। अगर मान लीजिए कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप लोग उसको रिप्ले करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यूपीपी वालों के लिए बता दें कि बहुत जल्द आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं, ठीक है। इसलिए अपनी पढ़ाई को आप लोग तेज कर दें, ठीक है। जब भी आएंगी आपको नोटिफिकेशन की डेट से एग्ज़ाम की डेट तक का समय बहुत कम मिलने वाला है। इसलिए आप लोग से एक तरह से रिक्वेस्ट है और सजेशन भी है आप लोगों के लिए कि आप अपनी पढ़ाई को तेज करें। और अगर आप लोगों ने इस एसटी ये जो क्वेश्चन सब डिस्कस करा रहे हैं, जो लोग ऑफलाइन हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं उनको एसटी आज मिल गई होगा, ये पेपर मिल गया होगा। और जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको अगर पेपर चाहिए तो हमने पहले ही बताया 12 बंकी जीनियस कोचिंग के टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएं, वहाँ पर ये पेपर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं, एक पाइप किसी पानी की टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। तुरंत लिख लो, एक पाइप ए है, दूसरा पाइप बी है और इससे 3 गुना भरता। अगर ये 1 होगा तो ये 3, ये इनकी इफिशियंसी। 3 गुना तेजी मतलब इनकी इफिशियंसी आ गई। अब हमको कार्य बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टाइम, ठीक। तो यदि दोनों पाइप मिलकर खाली हौज को पूरा भरने में 36 मिनट लेते हैं, ठीक है, तो हम कार्य कैसे निकालेंगे? इफिशियंसी दोनों की जोड़ लेंगे, दोनों की इफिशियंसी 4 है और टाइम है 36 मिनट, ठीक है। तो टोटल समय कितना लग जाएगा? 144 मिनट लगेगा। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 120 मिनट निकाल लो, यानी 2 घंटा, और 120 निकाल लिया तो 24 मिनट बच गए, तो आपका आ गया 2 घंटे 24 मिनट, यानी कि जो आपका आंसर होगा इसका डी होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखिए, ये सवाल बेहतरीन क्वेश्चन है, इस पे एक आध सवाल लगभग हर एग्जाम में आ ही जाता है, ठीक है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसके अंकों में से 1 अंक कम कर दिया जाता है। एक विद्यार्थी ने सभी 200 प्रश्नों के उत्तर दिए और 200 अंक प्राप्त हुए। तो बताना है कि उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए। कुछ नहीं करना है, इसको एलिगेट कर लेते हैं। अगर 200 के 200 प्रश्न सही करता तो एक प्रश्न पे 4, तो 200 पे कितना प्लस में हो जाता? 800 प्लस में नंबर मिलता। और अगर 200 के 200 गलत करता तो एक प्रश्न पे 1 काटा जाता, तो 200 पे कितना काट लिया जाता? 200। कुल मिलाकर के प्लस में ये 200 लगा दो एलिगेशन। इसका अंतर 600 और इसका अंतर 400, माइनस और प्लस का अंतर 400। इनका रेशियो बना लो 2:3। मतलब कि अगर सही उसने 2 किए हैं तो गलत कितने किए होंगे? 3। दोनों मिला करके 5। 5 बराबर आपको दिया है 200, 1 बराबर 40, 1 बराबर 40, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा भाई? 40 दूना 80, यानी कि जो आपका उत्तर होगा वो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्लियर भाई? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? इसमें तो कुछ है नहीं भाई, कह रहा है 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें क्या है भाई? ठीक है, अगर आप करना भी चाहो तो विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 10, 10, 10, लास्ट क्या होगी? 99 होगी, ठीक है। तो ये एक देखेंगे एपी की सीरीज है और एपी की सीरीज का औसत क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, जब 1 से, ठीक है, ठीक है। तो इसका ये फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा? 1, और लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? ये बाई 2, तो ये आ जाएगा 100/2 यानी 50। और वैसे भी देख लो 100 तक में सम संख्याएं कितनी होंगी? 50, और विषम कितनी होंगी? 50। अगर विषम संख्याओं का औसत पूछता है तो शुरुआत से अगर है 1 से लेकर के अगर 100 तक की हैं, यानी कि स्टार्टिंग से अगर विषम संख्याएं हैं तो जितनी संख्याएं हैं उतना ही औसत होगा, ठीक। तो 50 संख्याएं होंगी, 50 औसत होगा। और सम का औसत पूछे तो जितनी संख्याएं उससे 1 ज्यादा, यानी सम का औसत 51 होगा, ठीक है। तो अभी विषम पूछा था, विषम संख्याओं का 50 होगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है आपका?
बहुत आसान सवाल है। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो भाई ए अधिक है, किससे अधिक है? बी से। बी से अधिक है यानी ए को कंपेयर कराया जा रहा है बी से, तो बी को 100 मान लो, और इससे 25% क्या है? कम है, तो ये कितनी हो जाएगी? 75। ठीक है, अब तुरंत पूछ लिया ए की आय कितने प्रतिशत अधिक है, किससे? बी। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक, तो इससे ये कितना अधिक है? आप देखोगे 25 अधिक है। कहाँ से अधिक है? 75 से। कितना परसेंट अधिक है? 25 तिया 75 यानी 33 सही 1/3%। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला सवाल क्या कहता है आपका। बहुत आसान सवाल है। इसने कहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डैश डैश 10 स्क्वायर किसके बराबर है। ठीक है, तो मतलब इनका सम पूछा है, तो आप याद रखिएगा n+1 और 2n+1 अगर किसी लगातार संख्याओं के वर्गों का योग पूछता है तो ये हो जाएगा n×n+1 × 2n+1/6। ठीक है, और अगर कई बार इनका औसत भी पूछ लेता है, अगर औसत पूछता है तो ये वाला n हटा देना है बस। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें रख लो वैल्यू। n का मतलब होता है लास्ट नंबर, जहां n बराबर कितना है? 10। रख लो 10 हर जगह, तो ये 10 गुणे 10 + 1 11 गुणे 10 गुणे 2 + 1 10 दूना 20 और 1 21/6। 3 से 2 बार, 3 से 7 बार और 3 से 5 बार, 5 7 35 गुणे 11, तो 35 गुणे 11 3 8 5 हो जाएगा। ठीक है, और एक बात और याद रखिए, 11 से किसी संख्या का गुणा करना है तो वो संख्याएं लिख लो जिसका गुणा करना है और उनका सम उठा करके बीच में रख दो, तो ये गुणा तुरंत हो जाता है। तो इस तरह से 385 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? सीरीज नंबर सीरीज दे दिया। अब इसमें कह रहा है कि 2 है 6 है 11 है 17 है। ठीक है, तो इसका छठा पद पूछा है। कौन सा? छठा। तो ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ है, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ पूछा है, यहाँ तक ये पूछा है। ठीक है, तो आप इस अनुक्रम में देखिए किस चीज़ का अनुक्रम इसमें चल रहा है, कौन सी सीरीज इसमें फॉलो हो रही है। तो आप कहोगे यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है? 4। यहाँ से कितना ज़्यादा है? 5। यहाँ से कितना ज़्यादा है? 6। तो यहाँ से कितना ज़्यादा होगा? आप कहोगे 7। यहाँ से कितना ज़्यादा होगा? 8। यानी 8 इससे 7 ज़्यादा है और ये इससे 8 ज़्यादा, ये तो 8 7 15, 17 से 15 ज़्यादा हो जाएगा टोटल। 8 और 7 इसमें ऐड कर लो तो 15 ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 32 आंसर हो जाएगा, यानी सी। ठीक, तो सब में देखिए एक कह सकते हैं कि एक एपी के सीरीज में बढ़ता जा रहा था। ठीक है, डिफरेंस देख रहे हैं 4 है फिर 5 है, एक एक डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, छठा अनुक्रम पूछा, छठी संख्या पूछा था, ये यहाँ पर क्या आएगा? तो चौथी 5वीं संख्या होगी, इससे 7 ज़्यादा और इससे ये होगी 8 ज़्यादा, तो 7 और 8 15 ज़्यादा हो जाएगा। 17 से 15 ज़्यादा कर दिया, उत्तर आ गया आपका। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। बहुत बेहतरीन सवाल है। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक, यहाँ पर ये वर्ड ध्यान देना है, प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। मान लो ये अनुपात था 7:11, अभी अनुपात है 2:3। अब यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ा गया है, इसका मतलब क्या है कि 7 7 दोनों में जोड़ा गया, यानी कि दोनों की जो वृद्धि है वो बराबर, तो वही वृद्धि अनुपात में भी बराबर दिखनी चाहिए, जो कि नहीं दिख रही, वृद्धि दिख ही नहीं रही, कमी दिख रही। तो इसके लिए क्या करना है, इसको बराबर करना है। तो इनका जो ऊपर का डिफरेंस है वो नीचे गुणा कर देते हैं, जो नीचे का डिफरेंस है ऊपर गुणा कर देते हैं। ठीक, तो ये आ जाएगा 7:11 और ऊपर का डिफरेंस कितना है भाई? 4 है, तो 4 का गुणा यहाँ करेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो देखो ये कितना बड़ा है, 1, इधर कितना बड़ा है 1। जब अनुपात में 1 1 बढ़ रहा है तो वास्तव में कितना बढ़ रहा है? 7। तो 1 बराबर 7 तो पूछा है, उनमें से छोटी संख्या ये 7, 7 बराबर कितना हो जाएगा? 49, आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं।
देखिए ये भी बहुत सिंप्लीफिकेशन का बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ होता नहीं है। दिया है 1-1/3, 1-1/4, 1-1/5, डैश डैश 1-1/25। तो इसको अगर हल लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, पहले वाले को 2/3, इसको आप क्या लिखोगे 2/3, फिर गुणे 3/4, फिर 4/5, डैश 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 लास्ट वाला लिखोगे 24/25। आप देख रहे हो ये ऐसे कटता चला जा रहा है, तो ये अगर यहीं तक होता, ये सीरीज मान लो यहीं तक होती, तो इधर का फर्स्ट और इधर का लास्ट बचता। तो अगर यहाँ तक है तो भी इधर भी सब कटता चला जाएगा, इधर का पहले का फर्स्ट ऊपर वाला, फर्स्ट का ऊपर वाला और लास्ट का नीचे वाला, ये बचेगा 2/25 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका उत्तर पहला ही सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत बढ़िया सवाल है। इसमें कह रहा है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर, किसी संख्या को 36 से भाग देने पर 136 से भाग देने पर शेष 36 प्राप्त होता है। तो 17 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, कुछ नहीं करना है, 36 को 17 से भाग लगा दो, 17 दूना 34, शेष बचा 2, यही आपका उत्तर। इस पे हम लोग डिटेल आगे जब पढ़ेंगे तो इसकी डिटेल आपको बताएंगे। जो क्वेश्चंस हैं, जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन का डिस्कशन करा रहे हैं जो टेस्ट हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, जो टेस्ट हुआ है उसका डिस्कशन करा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं और ये मानते हुए चल रहे हैं कि अगर आप डिस्कशन करने आए हैं तो इसका मतलब है कि आप लगभग पढ़े हुए होंगे सारी चीज़ें। ठीक है, और उसी के आधार पे हम लोग चल रहे हैं। अगर आपको लगे कि आपको कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो कॉन्सेप्ट लेकर के, जिस जिन सवालों के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है उनके कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आपको अपनी एक क्लास, एक वीडियो रिकॉर्ड करके दे देंगे, जिसको आप देख करके और आगे के उस तरह के क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, क्लियर भाई? चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये कुछ नहीं है, इसमें लिखा है 5 रूट x की पावर -3/5 की होल पावर -5/3 की होल पावर 5। तो यहाँ पर x लिखो, सबसे पहले इसका लिखा -3/5। ठीक, और इसका रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/5, 5 रूट लगा है तो इसका 1/5। फिर इसकी पावर में दिया है -5/3, फिर होल पावर दिया है 5। ठीक, अब आपको पता है कि ये जो पावर होती हैं, जैसे लिखा है x की पावर a होल पावर b, तो इसका मतलब है x की पावर a इंटू बी। तो बस यही करना है, इनकी x की पावर -3/5 इंटू 1/5 इंटू माइनस का 5/3 इंटू 5। ठीक, तो इस 5 से ये 5 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि x की पावर 1 या वैल्यू आ जाएगी आपकी x। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या हो सकता है देखा जाए। अरे गायब हो गया भाई, आ जाओ यार। ये है आपका अगला क्वेश्चन। यदि 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ, जैसे 15, 15, 37, 37 लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाए, ठीक है, तो इस रूप की कोई संख्या किस संख्या से सर्वदा विभाजित होगी? तो याद रखो दोस्तों, 101 से सदैव विभाजित हो। ठीक है, क्लियर भाई? तो इस तरह की संख्या किससे विभाजित होगी? 101 से सदा विभाजित होगी। ठीक है, और ये देखिए दिया है, ये क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल तो इस बार पेपर में दे दिए गए भाई। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से आपका पॉइंट 1 डिजिट के बाद है, यहाँ 2, यहाँ 3, तो 3, 2, 5 और ये 6 डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर पावर 7 लिखा, पावर 7 मतलब एक क्या है, 7 जीरो, तो 7 जीरो से 6 अंक के बाद दशमलव है वो ख़त्म हो जाएगा, तो 1 जीरो बच जाएगा, यानी कि उत्तर आपका 10 होगा। इसको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आपका आंसर था। ये है दमदार क्वेश्चन,
इसका बेसिक ही बता दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, जैसा दिया है 2p प्लस 1/p इज इक्वल टू 4। हमसे पूछा क्या है, p की पावर 3 प्लस 1/8p की पावर 3 बराबर क्या होगा, इसकी वैल्यू लानी है। ठीक है, तो अलजेब्रिक सिस्टम में अगर जाएं तो थोड़ा सा अगर हम कर लें कि हमको मिल जाए p प्लस 1/2p और इसकी पावर 3 कर दें, p प्लस 1/2p मिल जाए, इसकी पावर 3 करें तो लगभग कुछ सेगमेंट उसकी पावर 3 करने पे कुछ सेगमेंट ये आ जाएगा। और आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, ये अगर कहीं से मिल जाए और इसकी पावर 3 कर दें तो ऐसे खोलेंगे तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ये वाला सेगमेंट आ जाएगा। तो इसके लिए करना क्या है, यहाँ से हम लोग 2 कॉमन ले लें। ठीक है, तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा p, भाग हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2p बराबर 4 और इसको इधर भेज देंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इन दोनों का दोनों साइड, बोथ साइड आप कर दो क्यूब। ठीक, तो आपका आ जाएगा देखिए p क्यूब प्लस 1/2 का क्यूब 8, p का क्यूब, ये आगे यही निकालना है, प्लस 3 इंटू p इंटू 1/2p। ठीक है, और इंटू में a प्लस बी दिया है, a प्लस बी मतलब p प्लस 1/2p, यही है a, ये है b, इनका योग दिया, इनका योग हमने निकाल रखा 2, तो ये 2 रख दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये बराबर में कितना हो जाएगा 8 के। ठीक है, तो अब आप करोगे p क्यूब प्लस 1/8p क्यूब बराबर 3 दूनी 6, 8 में 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, सॉरी 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये बचेगा 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी आपका उत्तर क्या होगा 5 होगा। ठीक है, तो आपने देखा हमने किया क्या, इसका आधा कर लिया, जो आया उसका क्यूब कर लिया और उसमें से माइनस कर दिया 3, क्योंकि क्यूब करने पर ये 3 आता है, तो ये डायरेक्ट आप कर सकते थे 5 उत्तर। ठीक है, तो आपका इस तरह से इसका उत्तर जो होगा वो 5 होगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे कह रहा है p तथा q एक अंक निरूपित करते हैं तथा कथन है 5p9 प्लस 327 प्लस 2q8, ये बराबर दिया है आपका 1114। बेहतरीन सवाल है, कुछ है नहीं। और फिर पूछा क्या है, q का संभव अधिकतम मान। ठीक है, तो ये देखिए 5p9 लिखें, 327 लिखेंगे, 2q8 लिखेंगे। ठीक है, और इनका सम दिया है 1114। ठीक, तो आप इनका अगर सम करो तो कितना आएगा, 9 7 16 8 24, 4 आएगा, बचा कितना 2 यहाँ लिखो, 2 और 2 4। ठीक है, तो 4 में क्या जोड़े कि 1 आ जाए, तो जोड़ने के लिए p भी है और q भी है। q का संभव अधिकतम मान पूछा है, यानी कि p का मान हम रख लेंगे 0। ठीक है, तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, तो 2 2 4, तो q की वैल्यू कितनी रखें कि यहाँ पे 4 में कुछ जोड़ करके इकाई का अंक 1 आ जाए, तो आप कहोगे 7, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा 7। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। देखिए थोड़ा मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि थोड़ा स्पीड बढ़ा करके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर आप लोगों को ज़रूरत है कि इसके कॉन्सेप्ट्स क्या होंगे, ठीक है, कैसे इसको हम हल करेंगे, कॉन्सेप्चुअली कैसे करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए आप कमेंट में बताएंगे तो हम आपके लिए नई वीडियो लेकर के आएंगे। और अगर आपको मेरी बात, मेरे क्वेश्चन, मेरा तरीका अच्छा लग रहा है तो आप लोग इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करते रहें, वीडियो को शेयर भी करते रहें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट लें। और टेलीग्राम चैनल पे ये आपको जो पेपर मैं डिस्कस करा रहा हूँ ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि आपका सबसे छोटी भिन्न क्या है, कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले तो इस तरह के कभी भिन्न आए तो इनका डिफरेंस देखें कितना है, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1।
सब में डिफरेंस बराबर है तो न्यूमरेटर जिसका छोटा वही भिन्न सबसे छोटी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस अगर बराबर है तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी होती है, और जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी होती है। कितने आसान आसान सवाल तो दिए गए। अब ये देखो भाई, इसमें क्या है, कौन बच्चा नहीं कर पाएगा इस सवाल को, है दिया है P बाई क्यू के रूप में इतने को बराबर होगा, मतलब 1.27 पावर बार को P अपॉन क्यू में लिखना था। तो जो पॉइंट से पहले वो होल नंबर में चला जाता है, और जिस पे बार लगा वो लिख लो, जितनी संख्याओं बार लगा उतने 9। ठीक, तो 9 से 3 बार, 9 से 11 बार ये कट जाएगा, तो 1 सही 3/11, तो 11 एकम 11 और 3 14/11 आपका उत्तर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कहता है। ये सवाल ये चलो अच्छा बता दे रहे, हल्का फुल्का बता दे रहे, बाकी आप करिएगा। देखिए ये 3.25 ये मल्टीप्लाई है भाई, इंटू है, एक्स नहीं है। ठीक है, इंटू इतना और इतना इंटू इतना बटे इतना बराबर कितना। तो कुछ नहीं करना है इसमें, देखो 3.2 ऊपर में कॉमन मिल रहा है, ले लो, तो बचा 3.25 माइनस 3.05 बचा, और अपॉन में 0.064 लिखा हुआ है, लिखा है भाई। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाइड करो, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा, 20 कॉमन लिया था। तो ये माइनस कर लेंगे भाई तो कितना आएगा, 0.2 आएगा। 3.2 इंटू 0.2 अपॉन 0.064, तो इसको लिखेंगे 0.64 अपॉन 0.64। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, पूरा कैंसिल कर दो तो एक के आगे एक 0 बच जाएगा, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग 27 हो तो दूसरी 3 संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक, 6 लगातार आने वाली प्राकृत संख्याओं में से यदि पहली 3 संख्याओं का योग 27 है। ठीक है, तो अब देखिए पहले 3 संख्याओं का योग 27 दिया है। ठीक है, और लगातार 6 संख्याएं हैं जो कि प्राकृत हैं। योग को अगर हम 3 संख्याओं का योग है, 3 से भाग लगा दें तो क्या आएगा, औसत। यानी कि ये जो 3 संख्याएं थी, 6 लगातार संख्याओं में पहली 3 संख्याओं का योग जो 27 दिया था, इनका औसत इतना होगा। औसत का मतलब होता है बीचों बीच की संख्या, यानी इससे जस्ट पहले कितनी रही होगी, 8, फिर इससे जस्ट बाद 10, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ये 6 संख्याएं थी। तो इसने कहा है तो दूसरी 3 संख्याओं का योगफल, तो दूसरी 3 संख्याएं जो हैं उनका योग ना करो बल्कि औसत देखो कितना, बीच की संख्या 12 होगी और इसका गुणा 3 कर दो तो इनका योग आ जाएगा 36, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे कल चलते हैं। दिया है भाई 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्त्य क्रमशः 12 तथा 336 है, यदि इनमें एक संख्या 84 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो आपको पता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर मल्टीप्लाई करा दे तो एलसीएम इंटू एचसीएफ आता है। ठीक है, तो यहाँ से सेकेंड नंबर आपको निकालना है। ठीक है, तो 12 × 3 3 6 बटे 84, 12 से 7 बार। ठीक है, 7 से इसको काटेंगे, 7 चौके 28, 2 3 5 7 8 56, यानी 48 आपका उत्तर हो जाएगा। दूसरी संख्या 48। वास्तव में बहुत आसान पेपर था भाई।
ये तो पेपर बहुत सारे हमारे बच्चों ने कर लिया होगा, ठीक है, जो कर लिए होंगे वो डिस्कस, जो पहले से किए रहे होंगे, मुझे विश्वास है कि बहुत सारे बच्चों ने कर लिया होगा। तो आप इसका उत्तर फटाफट बताते रहिए, फटाफट जैसे कोई सवाल आए तो तुरंत बताइए ये उत्तर कमेंट के थ्रू, जिससे हमको पता चलता रहे कि कितने लोग हैं जो पहले कर चुके हैं। और हाँ, मैं कमेंट पढ़ूंगा किसी का नहीं, कमेंट पढ़ने में समय बर्बाद होता है, जो कि मैं नहीं करने वाला, मैं सिर्फ सवालों पे बात करूँगा, ठीक है। क्योंकि आपका देखिए समय और डेटा दोनों खर्च हो रहा है, डाटा जितना ज़्यादा हम समय लेंगे उतना ज़्यादा आपका डाटा खर्च होगा, तो हम समय न लेते हुए इसको हल करते हैं। दिया है दो संख्याओं का योग 36 है, उनके महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 3 और 105 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। किन्हीं भी संख्या, जैसे मान लो दो संख्या x और y हैं, तो इनके व्युत्क्रमों का योग होता है इनका योग बटे इनका गुणनफल, ठीक। तो योग तो आपको दिया है 36। अब संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अभी आपने इससे पहला सवाल यही किया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है उनके एलसीएम और एचसीएफ के। तो एलसीएम और एचसीएफ भी दिया है 3 और गुणे 105, 3 से काटा 12, 12 से काटा 3 से काटा 4 और 35, तो आपका उत्तर आया 4/35। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। यदि कह रहा है यदि n कोई प्राकृत संख्या है तो n³ माइनस n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा, ठीक है। n³ माइनस n की वैल्यू रख लो यार, मिनिमम वैल्यू क्या रखोगे, 2 रखोगे, 1 रखोगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है, और 0 आ जाएगा तो 0 0 से विभाजित नहीं होता, बाकी सबसे होता है, ठीक है। चलो चल रख करके देख भी लो, जैसे n की वैल्यू हम रख लेते हैं 0, n की वैल्यू क्या रख लेते हैं हम दोस्तों, 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो 0 की पावर 3 माइनस 0, ये 0 आएगा फाइनली, ठीक है। अब 0 तो सभी संख्याओं से विभाजित होता है 0 छोड़ करके। अगर हम यहाँ n बराबर 0 रखा, अगर n बराबर 1 रख लेते हैं तो 1 माइनस 1 बराबर 0 आएगा, ठीक है, फिर से 0 विभाजित होता है। n बराबर अगर 2 रख ले, ठीक है, तो आएगा 2 की पावर 3 माइनस 2, 2 दूना 4 दूनी 8 माइनस 2 बराबर 6, ठीक है, 6 आया। तो आप कह सकते हो कि बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी विभाजित हो जाए, ठीक है, सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाजित होगा, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या ये है। अगर आप n बराबर 3 रख लिए तो 3 का क्यूब 9 माइनस 3, ठीक, तो 9 माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 27 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा 24। तो 24 6 से तो विभाजित हो जाएगा, लेकिन 6 24 से अगर n की वैल्यू 2 होती तो 6 24 से विभाजित नहीं होता, यानी कि आपको जो उत्तर लेना पड़ेगा वो 6 लेना पड़ेगा। 6 ही सबसे बड़ी संख्या है जो n की वैल्यू कोई भी हो, कोई भी एक संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, उसको विभाजित कर सकता है, ठीक है। तो आपका आंसर 6 होगा, क्योंकि 6 0 को भी विभाजित करता है, लेकिन 24 0 को तो करता है लेकिन 6 को नहीं करता, यानी एक संख्या छूट जाएगी अगर 24 लेते तो, ठीक है। तो इसका आंसर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, क्वेश्चन दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को, ठीक है। ये दिया है ये आपसे कहा है 1.5a बराबर 0.04b, ठीक है। तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा ले और ये पॉइंट गायब हो जाएगा, गायब कि नहीं भाई, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो, नहीं मत काटते हैं, a अनुपात b बना लो, a 4 होगा तो b कितना होगा 150 होगा, क्लियर भाई, बोले। तो अब क्या करना है हमको, यहाँ बताना है b माइनस ए 150 माइनस 4 बटे b प्लस ए 150 प्लस 4, इसको हल कर लेंगे तो 146 बटे 154, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2 से
2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14, 2 तिया 6, 73/77 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। देखिए बहुत जल्दी हम लोग 29 क्वेश्चंस पे आ गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ कह रहा है 120 से 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी। तो आपको अगर स्क्वायर याद है तो इतने छोटे डिजिट पे कोई कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। 11 का स्क्वायर होता है 121 जो 120 के बाद आता है। ठीक है, और फिर आपको पता है 17 का स्क्वायर होता है 289। अब अगर हम 18 का स्क्वायर कर ले तो 300 से ऊपर चला जाएगा कि नहीं। और हमको 300 से कम और 120 से ज़्यादा दिया है। 120 से ज़्यादा ये है, 300 से कम ये है। यानी 11 से 17 तक की संख्याओं का 11 से 17 तक की संख्याएं कितनी होंगी इंक्लूडिंग 11 तो 7 संख्याएं होंगी। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 7 उत्तर हो जाएगा। 7 संख्याएं हैं ऐसी। ये सवाल नहीं बताने वाले, ये आप लोग खुद करिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप कहोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको लिखोगे ए प्लस बी और इसको लिखोगे ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको जब सिंपलीफाई करोगे तो फाइनली इसका उत्तर 100 आ जाएगा। देखने में लग रहा है 100 आ जाएगा। ए माइनस ए प्लस बी करेंगे तो 0.11 आएगा और ए माइनस बी करेंगे तो 0.09 आएगा। ठीक है, तो 11 नियम 99 हो गया और 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ आएगा और 4 के बाद यहाँ है, तो यानी कि 99 पूरा बच जाएगा। 99 और 1 ये 100 हो जाएगा उत्तर आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो उसके विक्रय मूल्य पर लाभ की परिकलन करने पर लाभ क्या होगा। अब कह रहा है क्रय मूल्य पर, अगर मान ले क्रय मूल्य 100 था, 20% लाभ तो बेचेगा कितना है 120 का। अब ये जो 20 का लाभ है कह रहा है विक्रय मूल्य पर परिकलन करने, वाइल कैलकुलेटिंग इज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस को नीचे रख लो, थोड़े 100 कर लो, 2 छाक के 12, तो ये आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%। अगला सवाल देखते हैं। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20। ये देखिए भाई 15 का सीपी बराबर है 20 का एसपी के। ठीक, तो यहाँ सीपी और एसपी का रेशियो बना लो। ठीक, तो सीपी हो जाएगा 20 क्योंकि इसके सामने 20 है, एसपी हो जाएगा 15 इसके सामने 15 है। ठीक है, तो अब आपका 20 का खरीदा 15 का बेचा, हानि कितना हुआ 5 का, कहाँ से 20 से, कितना परसेंट हुआ तो 5 से 4 बार, 4 से 25 बार, यानी ये आपका हानि आया कितना 25% का। ठीक है, रियली आज के सवाल बहुत आसान थे। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा होगा जो नहीं कर पाया होगा। यदि किसी वस्तु को 200% के लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, 200% लाभ पर मतलब अगर 100 रुपये का था तो लाभ होगा 200, तो बेचेगा कितने का 300 का। ठीक, तो अनुपात क्या होगा 1:3, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का 1:3 अनुपात हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% के बट्टे तथा 20% और 10% के 2 क्रमवार बट्टे का अंतर। ठीक है, तो देखो क्रमवार बट्टे देखो 100 था, 20 छोड़ दिया तो कितना बचा 80। ठीक है, अब कह रहा है फिर से ये मार्क प्राइस मान लिया नहीं पता है तो। ठीक है, और 20% छोड़ दिया बचा 80, फिर कह रहा है 10% छोड़ दो, 10% कहाँ से छोड़ोगे 80 से 80 का 10% 8, तो बचा कितना 72, ये सेलिंग प्राइस हो गया। तो फाइनली डिस्काउंट कितना मिला तो आप कहोगे 28% का। और एक कह रहा है 30% का डिस्काउंट, सिंगल डिस्काउंट 30% का, ये 30% का दे दे 30 ही मिलता। इनका डिफरेंस कितना है 2 बराबर दिया है आपको, कितना 72, 2 बराबर 72 दिया है। तो आपसे पूछा है 100 अंकित मूल्य, 72 × 100/2। ठीक है, तो 3600 आपका उत्तर हो जाएगा।
ठीक है भाई, क्या उत्तर होगा? 3600। कह रहा है यदि बिजली के बिल का भुगतान निर्धारित तिथि से पहले किया जाए तो बिल की राशि 4% छूट जाती है और निर्धारित तिथि से पहले भुगतान करने वाले व्यक्ति को 13 रुपए की छूट मिलता है। कुछ नहीं भाई, 4% बराबर 13 दिया है, 100% बराबर बताना है, तो 13 जो बताना है गुणे में, जो दिया है वो बटे में। ठीक, तो 4 तियां 12.25, दशमलव हट जाएगा इससे तो 325 रुपये बिल की राशि थी। ठीक, कितने आसान सवाल है, फटाफट तो हो जा रहे हैं भाई, है कि नहीं? देखिए भाई, फटाफट आपके सवाल होते जा रहे हैं सब, कितने आसान सवाल हैं। दस प्रतिशत, 20% तथा 30% के क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के बराबर है? भाई देखो, अगर मान लो अंकित मूल्य 100 था, 10 छोड़ा, इसका 10 कितना होगा? 10 होगा, बचा 90। अब जो 20% छूटे, क्रमवार बट्टे का मतलब सक्सेसिवली जो छूट करके आया वहां से अगली छूट देना है। ठीक, तो 20% इसका 18 छोड़ दो, बचा कितना? 72। 8 2 10 0 7 2 9 72। अब ये जो अगली छूट होगी 30% की, वो कहाँ से होगी? 72 से, तो यानी 72 का 30%, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 21.6, तो टोटल छूटा 10, 1 ये 10, ये 18 और ये 21.6, 18 और ये 21.6, तो टोटल कितना छूट गया? 0.6 वाला एक ही ऑप्शन है, बाकी जोड़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन पे भी नजर डाल लेते तो 49.6 छूट गया। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, उसके उपरांत 20% की कमी वृद्धि की गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33, मतलब अगर मान लो 100 था तो पहले 10% बढ़ाया तो कितना हुआ? 110, फिर 20% बढ़ाया, 20% कितना हो जाएगा? किसका 20%? 110 का 20%, 22, 11 दूनी 22, ठीक, 22 और बढ़ा दो तो 132 हो जाएगा। 132 बराबर आपको दिया है 33, तो आपसे पूछा है आरंभिक मूल्य यानी 100, 33 गुणे 100 बटे 132। ठीक है, 33 चौके 4, 25 सही है, तो आपका उत्तर हो जाएगा 25। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 25 है। ठीक है, अगला सवाल, दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में यदि उनका योगफल 240, ठीक, 1:3 में अनुपातिक योग कितना है? 4 बराबर 240, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 60, तो अंतर पूछा है, अंतर है इनका कितना? 2, 2 बराबर कितना होगा? 120, ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें तो बिल्कुल ही कुछ नहीं था। ये देखिए, एक सवाल यहाँ पर शायद 38 नंबर छूट गया था बीच में, लास्ट में आ गया, देख लो भाई। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो भुजा को अगर 10% बढ़ाएंगे, ठीक है, 10% का मतलब होता है 10/100 यानी 1/10, तो 1/10 वृद्धि का मतलब कि अगर 10 था तो ये 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 11, कहाँ से? 10 से, और वर्ग है तो पावर 2 कर दो तो 121/100 हो जाएगा, यानी 100 से 121 हो गया, बढ़ा कितना? 21%, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये देखिए, सीक्वेंस थोड़ा सा शायद इधर उधर हो गया था, कोई नहीं, ये सीक्वेंस देख लेना। आपके एसटी में शायद सीक्वेंस में ये 39 नंबर पे था, यहाँ लास्ट नंबर पे आ गया है, कोई नहीं। ठीक है, इसमें पूछा है 4 पात्रों में मिश्रणों का अनुपात ये है, ये, ठीक है, तो किस पात्र में पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे अधिक है? तो देखिए, पहला है 5/8, यानी पहले में अगर आप कह रहे हो दूध 5 है तो टोटल क्वांटिटी कितनी है? 8, तो 5/8 दूध है। दूसरे में आप कहोगे तो 2/3, दूसरे में क्या है? 2/3, और तीसरे में 3/5, और चौथे में 7/11।
अब आपको बताना है कि पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा सबसे कम किसमें है। तो आपको इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा फ्रैक्शन सबसे छोटा है। जो छोटा होगा वही आपकी पानी के सापेक्ष दूध की मात्रा कम होगी। और ये आपके लिए होमवर्क के लास्ट सवाल है, ये आप खुद करेंगे। फ्रैक्शन को छोटा और बड़ा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको बताएंगे। और देखिए, इस वीडियो में, इस क्लास में हमने सारी चीज़ें बहुत स्पीड में कराई हैं। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती है कमेंट करिएगा, तो अगली क्लास में हम लोग इसको स्लो स्पीड में करा देंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्चुअली इन सवालों के बारे में पढ़ना, तो किस किस सवाल के बारे में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से सवाल हैं जो आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना है, आप कमेंट के थ्रू बताएंगे तो उसको करा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल के लिए जो टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर मैं भूल रहा हूँ जो भी था टेस्ट नंबर, श्रीवास्तव जी ये टेस्ट नंबर कितना था, जो भी टेस्ट नंबर था उस टेस्ट नंबर पे आपका ये जो आज की डेट में हुआ है टेस्ट, उसी का डिस्कशन है। ठीक है, और फिर अगली टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए। और टेलीग्राम चैनल पे अभी हम ये जो टेस्ट है आपका हम ये पोस्ट कर देंगे। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल से ये क्वेश्चंस आप उठा लीजिएगा। पूरी एसटी हम उस पर डाल देंगे, वहाँ से आपको एसटी मिल जाएगी यूपी पुलिस की, और एसटी दीजिए और अपने आप को चेक करिए कि आप कहाँ पर हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।